एस ब्लॉक एलिमेंट हमारा चल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 1 चल रहा है, ठीक है। तो ग्रुप 1 में हमने कल जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कंपेयरिंग विद ग्रुप 2, ठीक है। तो जस्ट एक छोटा सा ब्रीफ रिवीजन बता रहा हूं। पहले हमेशा नंबर बताने हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। डन, क्लियर। तो ये फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स। सेकंड ए ग्रुप के जो मेंबर कौन होंगे, तो उनके नाम वो लिख दीजिए। ऐसे बी ब्लॉक में जो पहला मेंबर आएगा ग्रुप 13, उसके मेंबर ग्रुप 14। तो आपको ना एस ब्लॉक बी ब्लॉक चैप्टर जो छोटे छोटे करने हैं उसमें सिमिलैरिटी है, एक भी चैप्टर आपने ढंग से कर लिया तो ऑलमोस्ट रिपीटिशन है। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लिथियम 2s1 और सोडियम का हो गया दैट इज नियॉन 3s1 एंड सो ऑन। बच्चों इसमें ना जो लास्ट मेंबर है ये रेडियो एक्टिव है, स्टार्टिंग में ही याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव मतलब अपने आप डिसइंटीग्रेट करता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा पढ़नी है। अगला हो गया साइज। तो साइज हम कहेंगे टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। तो आपको याद रखना है जनरली प्रॉपर्टीज आपको टॉप टू बॉटम यानी आपस में कंपेयर करनी है और दूसरा कंपेयर करनी है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में साइज बेसिकली डिक्रीज करता है और ये लेफ्ट में इनका साइज सबसे बड़ा है। आई होप सो क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट साइज के बाद अगला इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन ऑफ साइज से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी। तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका साइज बड़ा है, लेकिन दे हैव वेरी हाई सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये भी आपको याद रखना है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। अब अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, आयनाइजेशन कम है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो आईवी इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं, इससे वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गई। तो क्लियर है, वैलेंसी 1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए कहेंगे +1। इससे रिलेटेड पॉइंट आता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे जाएंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम बढ़ेगा, बट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम और इसका रीजन है हाइड्रेशन एनर्जी। ये वर्ड याद रखिएगा, लिथियम होना नहीं चाहिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद हमने कहा मेटलिक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा है, कम है, कौन हाई है कौन वीक है। बेटा एक्चुअली 12th में एक पॉइंट है कि ग्रुप 1 वाले सारे के सारे बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। बीसीसी का क्रिस्टल शेप या अरेंजमेंट कहलाता है, ये 12th का वर्ड है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में है। फिलहाल सबके सब में अरेंजमेंट सेम है और इसके मेल्टिंग पॉइंट खाली डिपेंड करता है मेटलिक बॉन्डिंग पे और किसी चीज पे नहीं। और मेटलिक बॉन्डिंग टॉप से बॉटम वीक होती है, ठीक है। मेटलिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो ये टॉप से बॉटम वीक होती है, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द रोड। तो ये याद रखना है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है एंड लिथियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग एल्कली मेटल और लिथियम इज द हार्डेस्ट एल्कली मेटल, ठीक है। इसके बाद हमने वॉल्यूम का एक पॉइंट देख लिया था कि शुरू के 3 मेंबर जो हैं उनमें अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो वाटर से कम है, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम में एक वॉल्यूम का लार्ज इंक्रीज देखने को मिलता है जब हम सोडियम और पोटेशियम की तरफ मूव करते हैं, इसलिए डेंसिटी कम होती है। बोलो क्लियर है? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, इन्हें स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, लेकिन लिथियम केरोसिन से भी हल्का है तो उसे स्टोर किया जाता है पैराफिन वैक्स। ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, they are highly reactive metals। तो एयर करेक्टिविटी को भी इंप्रूव कर जाएंगे ना, इसलिए they are highly reactive metal, they are stored in kerosene oil, they are highly reactive metal, they are stored in kerosene oil, but lithium is stored in kerosene oil, but lithium is stored in, lithium को बेटा डायरेक्ट रखेंगे, lithium is stored in paraffin wax, lithium is stored in paraffin wax।
बेटा ये जरा लिथियम में ना थोड़ा शुरू से याद रखना करें क्या कि लिथियम इस ग्रुप में मैच नहीं करता, और आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है कि व्हाई लिथियम डू नॉट मैच विद ग्रुप 1 या लिथियम ग्रुप 2 से मैच करता है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी में 1 से मैच नहीं करता, कौन से में 2 से मैच करता है। ठीक है, तो जैसे एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि लिथियम हैज वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू अदर, जितनी होनी चाहिए है थ्योरेटिकली उससे भी ज्यादा। तो वेरी स्मॉल साइज, वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ये भी लिथियम में अंतर है, ये भी आगे लिखते हैं। फिर अब ये आ गया, बाकी सबको हम काय में स्टोर करते हैं, ऑयल में, जबकि इसको केरोसिन ऑयल, इसको काय में स्टोर कर रहे हैं, पैराफिन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही मान लेते हैं, वो है फ्लेम टेस्ट। ठीक है, अगले पॉइंट की जो हेडिंग है उसका नाम है फ्लेम टेस्ट। बेटा एक फ्लेम है जिसका नाम दिया गया है बंसन फ्लेम। ठीक है, बंसन फ्लेम जो है थोड़ी वीक है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है। फिलहाल एक नॉन ल्यूमिनस नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, मतलब नॉन ल्यूमिनस मतलब उतनी चमक नहीं है, आग वाली चमक नहीं है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग मतलब वीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेम नहीं है कि किसी को एकदम इलेक्ट्रॉन निकाल भी देगी, उतना नहीं है। पर ठीक है, इस फ्लेम में एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी सारे एस ब्लॉक वाले कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। मतलब आपने क्या किया, लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट की बात करें, कॉपर वायर को पहले बहुत ज्यादा हीट किया, मतलब इतना हीट कर दिया कि आप वो खुद में कलरलेस है। ठीक है, मतलब अब जो भी कलर आएगा वो कॉपर वायर की वजह से नहीं आएगा, इतनी ज्यादा हीट कर। ठीक, अब हमने इसके ऊपर लेट्स सपोज सोडियम लगा दिया, इस वायर के ऊपर सोडियम लगा दिया और फिर उस फ्लेम में ले गए जिसका नाम है बंसन फ्लेम। तो उस फ्लेम में जैसे ही ले जाएंगे तो फ्लेम का कलर चेंज हो जाएगा और फ्लेम का कलर हो जाएगा गोल्डन येलो। ठीक, तो एल्कली मेटल्स बंसन फ्लेम में कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कलर? बेटा जैसे लिथियम है, ये देगा क्रिम्सन रेड। लिथियम को अगर हम बंसन फ्लेम में ले जाएंगे तो वहां कलर फ्लेम का काय में चेंज हो जाएगा, ऐसे कलर में, ये प्रूव करेगा लिथियम का। ठीक, और अगर हमने सोडियम लिया है तो फ्लेम का कलर हो जाता है गोल्डन येलो, और येलो जैसे तैयार करें। ठीक है, गोल्डन येलो। ठीक है, और पोटेशियम या बाकी सारे मेंबर्स का कलर वायलेट की तरफ। ठीक है, जैसे बुक में दे रखा है लैलिक है, किसी का लाइट वायलेट है, डार्क वायलेट है, बाकी तीनों का वायलेट है। हमने क्या कर रखा है कि आपको याद ठीक से हो जाए, ध्यान देखिए क्या आपको दिख रहा है कुछ खास? बेटा वायलेट येलो रेड, क्या दिखा? विब्ग्योर। तो ये विब्ग्योर वाला सिनेरियो चल रहा है, ऐसे ध्यान रखने तो जल्दी याद रहेगा। एस ब्लॉक में ग्रुप 2 इसको हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी ये टेस्ट देते हैं, लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम के टेस्ट नहीं है। बेरिलियम और मैग्नीशियम के टेस्ट इसलिए नहीं देते कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ये टेस्ट नहीं दे सकते। आपको पहले ही बताया है बंसन फ्लेम कैसी फ्लेम है, नॉन ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, नॉन SENCE होगा एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग। तो नॉन ल्यूमिनेसेंस नॉन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, यानी वीक है, यानी इतनी एनर्जी नहीं मिल देता कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो पाए। और इसके बाद कैल्शियम का कलर आता है ब्रिक रेड, और स्ट्रोंशियम का फिर से वही कलर आ जाता है जब क्रिम्सन रेड कह रहे हैं, और बेरियम का कलर आता है एप्पल ग्रीन। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वर्ड दे रखे हो याद रखना, एप्पल ग्रीन। एक आध कहेगा ना एप्पल रेड होता है, मैं बोले अपनी बात नहीं करो, ये अभी पता नहीं है, कच्चा एप्पल है, ग्रीन एप्पल है। ठीक है, आप तुम कह रहे हो कच्चा, तो बादाम ही होता है और भी चीजें कच्ची होगी। ठीक है, अब यहाँ लौट के आ जाओ पिक्चरों से, लौट जाओगे भी, इनको मुद्दे रखने की बात है, ये क्लियर है। अब ये पॉइंट आए, कलर क्यों आए, कलर आए क्यों, याद रहेगा। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इसका ये कलर दिख रहा है, वो कलर दिख रहा है, क्यों, तो उसका एक ही आंसर है, यहाँ से लेकर 12 तक बार बार उसी को आपको बोलना है। क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है हम उसको पहले व्हाइट लाइट डालते हैं, व्हाइट लाइट उसके ऊपर गई, डन। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, उसमें से कुछ कलर उसने एब्जॉर्ब कर लिए। क्यों एब्जॉर्ब कर लिए? क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होकर हायर लेवल पे जाते हैं, डॉट के लोअर लेवल पे आते हैं, तो वो जो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी चाहिए वो वाले फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो व्हाइट लाइट में
कुछ फोटोन उसने एब्जॉर्ब कर लिए और वो जो एब्जॉर्ब नहीं किए वो रिफ्लेक्ट हो गए, यानी वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर थे, तो बचे हुए कलर हमें दिख, ठीक है। जो बचे हुए थे वो विजिबल लाइट के थे, इसलिए हमें बोलो क्लियर है। तो अब आप हेडिंग लिखें फ्लेम टेस्ट, उसमें लिखें डैश देके, अच्छा लिख लिया तो अच्छी बात है। क्या है, alkali metal sorry s block element gives characteristic color, s block element gives characteristic color in Bunsen clay, s block element gives characteristic color in Bunsen clay, in Bunsen clay, okay. It is a non luminescent and non-oxidizing clay. Non-luminescent, non-oxidizing clay. Okay. आप चाहें तो लिख लीजिए when white light is fallen on alkali metals, when white light is fallen, then white light is fallen, then some of the photons are absorbed, then some of the photons are absorbed by the object जिसके ऊपर हमने लाइट फेंकी है, some of the photons are absorbed, which excites the electron to higher level. कुछ फोटोन एब्सॉर्ब हो गए, which excites the electron to higher level. इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चला गया. Some of the photons are absorbed, which excites electron to higher level. ठीक है. The reflected light falls in visible region. जो reflected light है, the reflected light or complementary light falls in visible region. Okay. The reflected light or the complementary light falls in visible region and is observed. और यही आप ऑब्जर्व करते हैं. Okay, and is observed. ठीक है. चलिए ये कलर आपने लिख लिए, जल्दी लिख लीजिए और इसके भी लिख लीजिएगा. वहां खाली पॉइंट लिखने कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये टेस्ट नहीं देते ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. ये ग्रुप 2 के मेंबर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 के मेंबर है और ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं ड्यू टू वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी. बिटा दी. नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप 1 की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की. ठीक है भैया, चाहे एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है, 4 या 5 ही केमिकल प्रॉपर्टी तो जबरदस्ती उन्होंने बढ़ा के दे रखा है इधर उधर. ठीक है, 4-5 प्रॉपर्टी है. अच्छा एक रह गई केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले रुक जाना. हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, उसे केमिकल में भी ले सकते हैं. वैसे हाइड्रेशन एंथैल्पी लिख लीजिए. ये मैं आपको बता चुका हूँ, बस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ. बेटा आपको याद है हाइड्रेशन मैंने कहाँ बताई? ऑब्वियसली लिथियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी, ऑक्सीडाइजिंग इसमें बता रहा. तो ये वाले जो आयन चाहे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो भी हीट निकलती है उसे हम कह देते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. तो जैसे LiCl, NaCl को पानी में आपने डिसॉल्व किया तो वो जो Na आयन और Cl आयन अलग हो गया, तो Na आयन की वाटर के साथ इंगल्फ हो रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है, इंगल्फ हो रहा है, तो जो हीट निकल रही है दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी. क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है. बस यहाँ याद क्या रखना है, हाइड्रेशन एनर्जी मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू साइज. जिस कैटायन का साइज बड़ा है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम. ठीक है, देखिए हाइड्रेशन एनर्जी में इट इज द एनर्जी इवॉल्व्ड व्हेन 1 mole of any ion interacts with water. It is the energy involved when 1 mole of any ion interacts with water.
देखिए बेटा, चलिए तो हाइड्रेशन एनर्जी में आपने क्या लिखना था? इट इज एनर्जी इवॉल्व व्हेन वन or many ions interact with water. This is hydration energy. फिर अगला पॉइंट था हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन. हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन. ठीक है, तो भैया इस ग्रुप में लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है और बाकियों की कम है. ठीक है, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, बाकियों की कम है. ठीक है, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम फिर सीरियम, ये आया हाइड्रेशन एनर्जी का ऑर्डर. बल्कि अगर आप एनसीईआरटी में ऑर्डर देखेंगे तो आपको क्या आएगा, ऑब्वियसली साइज के हिसाब से रिवर्स ही है. अब इसमें ना एक दूसरा क्वेश्चन आता है, एक लिख लिया. लिथियम की क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए लिथियम के सॉल्ट अधिकतर हाइड्रेटेड होते हैं. ऐसे होते हैं, मतलब उसके सॉल्ट्स में आगे वाटर आके जुड़ जाता है, जबकि बाकी फर्स्ट ग्रुप के आयंस के सॉल्ट्स हाइड्रेटेड नहीं होते. मतलब NaCl के साथ हॉट वाटर कभी नहीं होता, लेकिन LiCl के साथ हॉट वाटर होता. लिख लीजिए, due to very high hydration energy the salts of lithium are heavily hydrated. Due to very high hydration energy salts of lithium are hydrated. ठीक है, एक बार ठीक है बेटा. अब लिथियम में या ये कहें 2 या 3 क्वेश्चन बच्चों बनते हैं उसमें लिखे. एक तो हो गया लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड है, बाकी ग्रुप के नहीं. ठीक है, तो एक. दूसरा, ये जो पानी में लेट सपोज हमने दोनों आयन ऐड कर, कौन कौन सा? लिथियम भी ऐड कर दिया और लिथियम भी कर दिया. दोनों को वाटर में आयन कर दिया, मतलब LiCl को भी डाल दिया और NaCl को, LiCl और CSCl. तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, किसका मूवमेंट तेज है? तो यहाँ पे जैसे ही वाटर जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, तो इसके चारों ओर वाटर बहुत ज्यादा आ जाता है. ध्यान से देखना क्या समझाना चाह रहे हैं. और इसके चारों ओर वाटर कम आता है. क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया हो कि पहले मैंने देखो ध्यान से सिंबल किसका बड़ा बनाया था? सीजियम का. मतलब साइज में उसको बड़ा दिखाया था कि पहले 2 सीजियम बड़ा,
लेकिन जब पानी इसके चारों ओर आ गया, अब कौन बड़ा हो गया, अब लिथियम बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, क्योंकि ये भारी हो गया तो ये धीरे चलेगा, ये हल्का है ये तेज चलेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन में कौन ज्यादा कंडक्टिव है, सीजियम आयन ज्यादा कंडक्टिव है और लिथियम आयन कम कंडक्टिव है। क्यों, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये हल्का है और ये भारी। लिख लीजिए, इसी में हाइड्रेशन का ये पॉइंट है, द कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, द कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जगह लिख देंगे, cesium ion has more conductivity than lithium ion. Cesium ion has more conductivity than lithium ion. Cesium ion की conductivity बेटा ज्यादा है lithium से, as बेटा क्यों है cesium ion की conductivity ज्यादा, cesium ion has more conductivity than lithium ion as it is less hydrated, as it is less hydrated। और ये बना के दिखा देंगे तो और अच्छा रहेगा, as it is less hydrated। ठीक है, तो पहले सिंबल के हिसाब से अगर हमने दिखाना चाहा, ये पहले छोटा है और ये पहले बड़ा, ठीक है, ये बड़ा, लेकिन जब वाटर आया बाद में ये छोटा हो गया या ये हल्का हो गया और वो भारी हो गया। देख, ऐसे ही एक पॉइंट अभी होना है जो रिएक्शन से पॉइंट में बता दूंगा, दूसरा पॉइंट हाइड्रेशन का। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी की, और जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा था, भैया केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली 4 या 5 रिएक्शन कोई पूछना है और उन्हीं के कंपाउंड सोचते हैं। जैसे बेटा एनसीईआरटी में अलग अलग करके दे रखा है, हम एक साथ पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जैसे उन्होंने पहले कहना है एयर से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हेलोजन से रिएक्शन होगी तो क्या होगा, एंड सो ऑन। तो एयर, वाटर, हेलोजन, यही 4-5 चीजें जो होंगी, इनको हमने लिख ली, तो और की 4-5 केमिकल प्रॉपर्टी देखी। फिर जब ये एयर से रिएक्शन करेंगे कुछ तो बनेगा, क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगी, है ना। तो उन्होंने अलग हेडिंग बना दी ऑक्साइड को पढ़ो। वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। हेलोजन से करेंगे तो क्या बनेंगे, हैलाइड बनेंगे। कॉमन सेंस हम एक साथ पढ़ते हैं, क्या एक साथ पढ़ते हैं, जब हम एयर से रिएक्शन पढ़ते हैं तभी हम ऑक्साइड पढ़ते हैं, दोबारा हेडिंग नहीं पढ़ते ऑक्साइड, मतलब एयर से रिएक्शन की ये बन गया, खत्म बात, ऑक्साइड पर ऑक्साइड पर, और उसकी प्रॉपर्टी वही पढ़ लेते हैं। ऐसे ही वाटर की, ऐसे ही हेलोजन की, और ऐसे ही बाकी कोई आएगा। ठीक है, तो सॉल्ट्स को हम स्पेशल वेटेज नहीं देते, स्टार्ट करते हैं। पहली है केमिकल प्रॉपर्टी में हेडिंग डाल दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, और पहला है रिएक्शन विद एयर, ठीक है, कॉमन सेंस, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, पहला हो गया बेटा रिएक्शन विद एयर या इन एयर। बच्चों ये जो एल्कली मेटल है, अगर इनको एयर नाम में रख दिया, जैसे लिथियम को एयर में रखा, ठीक है, तो ये बन जाएगा लिथियम का ऑक्साइड। ऐसे सोडियम को एयर में रखा तो उसका भी बन गया ऑक्साइड। यानी ये बहुत जल्दी रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देते हैं, समझ लो पहले, ठीक है, ये एयर में तुरंत ऑक्साइड बना देते हैं। कोई भी एल्कली मेटल है वो जैसे ही एयर में आएगा तो एयर में उसका ऑक्साइड बनेगा। बाई चांस एयर में मॉइस्चर है तो वो ऑक्साइड मॉइस्चर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड भी बन जाए, और अगर एयर में CO2 है तो वो कार्बोनेट बन जाएगा। मतलब ये इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि इनकी रिएक्शन रुकती नहीं है, चलती रहती है। तो ये एयर में अगर रखते हैं खाली तो तुरंत ऑक्साइड, और उस ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के बाद हो जाता है कार्बोनेट। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, तो अगर सोडियम मेटल रखा है या कोई भी एल्कली मेटल रखा है खाली एयर में, तो भी वो धीरे धीरे करके वो काहे में चेंज हो चुका होगा, उसके ऊपर की लेयर क्या बन जाएगी, कार्बन। तो ये हुआ पहला जनरल। इसके बाद ये हुआ पहला जनरल। फिर ये है दूसरा वन, क्या हमने एयर में इसका कंबशन करा। एक तो होता है ना खाली रख देना, और एक क्या हुआ है, जलाना। इज इट क्लियर? मतलब बाहर से एनर्जी दे रहे हैं कि और ज्यादा रिएक्शन होता है, दोनों में अंतर क्लियर है।
क्लियर? ठीक, जैसे एक चीज है जो अपने आप हो रही है और एक है जिसमें हमने खुद मिट्टी का तेल डाल दिया, ठीक है, तो अब हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्लेम्स कर रहे हैं, तो हम बढ़ावा दे रहे हैं। एयर में जब इन्हें जलाते हैं या एक्सेस करते हैं रिएक्शन, तो ये जो ऑक्साइड है ना, ये दोबारा रिएक्ट करके परऑक्साइड में चेंज हो जाता है। सोडियम का जो ऑक्साइड है वो काहे में चेंज हो गया? परऑक्साइड। और ये जो पोटेशियम था या पोटेशियम के पीछे के मेंबर है, ये पहले ऑक्साइड बनाएंगे, फिर परऑक्साइड बनाएंगे और फिर सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। तो यहाँ पे सोडियम जो है परऑक्साइड बना देता है, ठीक है, और पोटेशियम और नीचे के मेंबर सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं, लिथियम नहीं बनाता। तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई सोडियम सुपर ऑक्साइड क्यों नहीं बनाता? तो ऐसा नहीं है, सोडियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, बहुत कम बनाता है, इसलिए शो नहीं किया। सोडियम का भी बनता है लेकिन प्रोलॉन्ग, थोड़ा टाइम बाद बनता है, कोई प्रूफ भी करेंगे कैसे। और ये पोटेशियम वाले आसानी से बना लेते हैं। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, साइज बढ़ रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग है, हेवी आयंस के साथ बॉन्डिंग है, वो नीचे की हो सकती है। अब एक पॉइंट पूरे चैप्टर के लिए याद कर लीजिए, इस चैप्टर के लिए, आगे के लिए, कि बिगर एनाइन से कॉपी के टॉप पे जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिख देना, बिगर एनाइन स्टेबलाइज बाय बिगर कैटाइन, बिगर एनाइन स्टेबलाइज बाय बिगर कैटाइन। इसको कॉपी के टॉप पे लिख के, और क्योंकि ये अभी हम आगे लगभग सभी केमिकल प्रॉपर्टी में ये वाली बात बोलने वाले हैं, स्पेशली ग्रुप 1 में, कि जब भी एनाइन बड़ा होगा और कैटाइन बड़ा होगा तो वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? मतलब अगर एक ट्रक का टायर है और दूसरी तरफ साइकिल का टायर लगा दिया तो भैया गाड़ी ना चल पाएगी, है ना। तो दोनों तरफ साइकिल के टायर हो तो बात अलग है, या फिर दोनों तरफ ट्रक के टायर। तो यहाँ कहा गया है बिगर एनाइन यानी ट्रक का टायर, उधर बिगर कैटाइन यानी सीजियम या हैवी मेटल, और अगर स्मॉलर एनाइन है तो स्मॉलर कैटाइन काम करेगा। तो यहाँ अगर आपको समझ में आ गया हो कि ये ऑक्सीजन स्मॉलर एनाइन था, जबकि ये ऑक्साइड थोड़ा बिगर एनाइन है, और ये ऑक्साइड था, सॉरी, ये परऑक्साइड था और ये सुपर ऑक्साइड। तो हम इनको कह रहे हैं कि ऑक्साइड से परऑक्साइड और परऑक्साइड से सुपर ऑक्साइड का ट्रांसफॉर्मेशन बिगर की तरफ जा रहा है। तो बिगर एनाइन आर स्टेबलाइज्ड बाय बिगर कैटाइन, इसका मतलब पोटेशियम जो है सुपर ऑक्साइड तक जाएगा, लिथियम या सोडियम, लिथियम खाली ऑक्साइड बनाता है और पर या सुपर भी नहीं बनाता। तो रीजन क्लियर है। तो अगर कोई पूछे लिथियम क्यों नहीं बनाता पर ऑक्साइड, तो आप कहेंगे लिथियम हैज वेरी स्मॉल साइज, therefore it can stabilize only smaller anion, not bigger। बोलो क्लियर है? यहाँ ये क्लियर है। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, पहले ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट, ये लिथियम हो गया नाराज, बोले ठीक है नाटक है, हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हम इस ग्रुप में रुकेंगे ही नहीं, है हमें काहे इस ग्रुप में रखा हुआ है, तुम अपने ग्रुप की तरह हमें तो कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, तो उसकी भी नाराजगी दूर कर देते हैं। तो लिथियम एयर में ऑक्साइड के साथ नाइट्राइड बनाता है। लिथियम सेक्टर में एयर में क्या बनाता है? नाइट्राइड। मतलब आपको मालूम है ना, नाइट्रोजन में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, तो नाइट्रोजन एयर में है ही है, तो नाइट्रोजन से रिएक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन लिथियम भड़ास निकाल रहा है, बाकी लोग चेक कर रहे हैं तो हम भी तो कुछ करके दिखाएं। तो लिथियम ने क्या बना लिया है भैया? नाइट्राइड। बाकी कोई भी इस ग्रुप का मेंबर नाइट्राइड नहीं बनाता, बट लिथियम का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का भी साइज छोटा है, तो ये सिर्फ पोलराइज करके नाइट्राइड बना देता है। तो लिथियम फॉर्म्स नाइट्राइड एज वेल एज ऑक्साइड, जबकि बाकी कोई भी मेंबर नाइट्राइड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पहले ये 2-3 पॉइंट क्लियर है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया लिथियम का, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, ये तुम्हें क्या लगता है, ये ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कौन सा कलर्ड हो? जैसे पोटेशियम है, उसका ऑक्साइड, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड कौन सा कलर्ड? क्यों? गुड, क्यों? वेरी गुड। देखिए इनका आंसर सही है, और आप कल वाली पढ़ाई को मैच करो तो हमने लिखा था कल कि फर्स्ट ग्रुप के आयन डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के कंपाउंड भी कलरलेस होते हैं, बट सुपर ऑक्साइड आर कलर्ड। और रीजन भी सही है कि यहाँ O2 में A हटा दो तो O2 नेगेटिव आएगा, यानी O2 नेगेटिव, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में प्रूफ है, O2 नेगेटिव में 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक चीजें क्या होगी? कलर्ड होगी।
तो ये पैरामैग्नेटिक है, इसलिए ये कलर्ड है, सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। और इसीलिए ये क्वेश्चन भी एक बना हुआ है कि सोडियम परऑक्साइड को प्रोलॉन्ग रख दें तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रोलॉन्ग में ये काय में चला जाता है सुपर ऑक्साइड, इसलिए येलो कलर। आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया भी है कि सोडियम की एयर से रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, ऑप्शन दिया उन्होंने ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और एक आपको ऐसे ही, और ऑप्शन को दिया काय में मल्टीपल चॉइस में, मतलब मोर देन वन में, कि आपको एक से ज्यादा सेलेक्ट करने। कुछ बच्चों ने ऑक्साइड और परऑक्साइड सेलेक्ट किया, मतलब मोर देन वन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन नंबर तभी मिलते जब सारे सही आपने पकड़ लिए। ठीक है, मतलब वो वाला पेपर था कि सारे सही पकड़ने थे। अब तो हो गया पार्शियल मार्किंग भी हो गई कि आपने 4 ऑप्शन है, चारों सही है, लेकिन आपने 2 भी पकड़ लिए तो नंबर देते। पहले ये था कि जितने सही है सारे बताने थे। फिलहाल यहाँ ऑक्साइड परऑक्साइड के साथ सुपर ऑक्साइड भी था, क्योंकि ये भी सुपर ऑक्साइड में चेंज होता है। बोलो, पहले 4 पॉइंट क्लियर। ठीक है, फिर 5वां पॉइंट आएगा ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बॉन्डिंग कैसी, वो बात करना। पहले यहाँ पर लिखिए हेडिंग, एक्शन इन एयर लिखना है ना, रिएक्शन इन एयर ऐसे के लिख लीजिए। पहले मैं ये वाला पॉइंट लिखा, ठीक, ये डायरेक्टली कंबाइंस विद एयर टू फॉर्म ऑक्साइड। खाली एयर में रख भी दोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा। They directly combines with air to form oxide. ये air combine करके oxide बना लेते हैं। They directly combine with air to form oxide and gets tarnished. Get tarnished. Get tarnished. ठीक है, tarnished मतलब इनका लक्षण हट जाता है, tarnished. If moisture is present, if moisture is present, then they form hydroxide. अगर moisture हुआ तो ये hydroxide बना लेते हैं। If moisture is present, then they form hydroxide. If moisture is present, then they form hydroxide. And if carbon dioxide is also present, if carbon dioxide is also present, then carbonates are obtained. If carbon dioxide is also present, then carbonates are obtained. तब carbonates बन जाएंगे, then carbonates are obtained. ठीक है, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट। ये इक्वेशन आपने लिखनी चाहिए इसके बाद। हीरा सोडियम सॉरी मेटल एन, एल्काइल की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन से N2O, वाटर से NOH, वैलेंसी 1 ध्यान रखते हुए CO2 के साथ कार्बन। ठीक, अगला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये वाला लिखना है। ठीक है, ऑन कंबशन इन एयर, ऑन कंबशन इन एयर, अगर इनको एयर में जलाया जाए, ऑन कंबशन इन एयर, lithium forms oxide, lithium forms oxide, sodium forms peroxide, lithium forms oxide, sodium forms peroxide, and potassium forms superoxide. ये आप लिख सकते हैं, potassium and followed members forms superoxide. Lithium forms oxide, sodium forms peroxide, potassium and followed members forms superoxide. superoxide. तो अगर जलाया जाएगा तो ऐसा है। और इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखना है कि लिथियम तो नहीं बनाता ऑक्साइड के ऊपर का पेरोक्साइड, तो ये लिखना है बिगर एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय बिगर कैटाइंस। बिगर एनाइंस आर स्टेबलाइज्ड बाय बिगर कैटाइंस। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट लिख पाएंगे, तीसरा पॉइंट कि लिथियम ने एयर में क्या किया। ठीक है, लिखें lithium in air reacts with nitrogen
lithium in air reacts with nitrogen to give nitride. ये एयर में नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना देता है बेटा? नाइट्राइड. लिथियम इन एयर IgE nitride. Lithium in air reacts with nitrogen to form nitride. ठीक है. While other alkali metals do not form nitride. While other alkali metals do not form nitride. तो आपको ये लिथियम की प्रॉपर्टी अंतर मिल गया पार्ट 2 से. While other alkali metals do not form nitride. Not form nitride. ठीक है. Super oxides colored. Super oxides are colored due to presence of unpaired electron, yeah, due to paramagnetic nature. Super oxides are colored due to presence of unpaired electron. Due to presence of unpaired electron. Super oxides are colored due to presence of unpaired electron or paramagnetic nature. और paramagnetic in nature. ठीक है. अब ये हुआ हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से ऑक्साइड या एयर में रिएक्टिविटी. उन्होंने बाद में हेडिंग करके दे दिया ऑक्साइड बनते हैं क्या है. लिथियम ने सॉरी एनसीईआरटी ने बाद में एक पॉइंट लिखा है, कल ले आएगा देख लेते हैं. उन्होंने ये लिखा है कि जो लिथियम है ना ये एयर में रिएक्ट करते हैं, मेनली ऑक्साइड देते हैं, थोड़ा बहुत पेरोक्साइड भी देते हैं. सोडियम है ये ऑक्साइड भी देता है, पेरोक्साइड भी देता है और सुपर ऑक्साइड भी देता है. थोड़ा बहुत सही लेकिन देता है. और पोटेशियम और बाकी मिलकर मेनली सुपर ऑक्साइड. मतलब एयर में अगर जलाएंगे तो लिथियम को जलाएंगे सबसे ज्यादा ये मिलेगा, थोड़ा बहुत ये मिलेगा. इसे जलाएंगे तो सबसे ज्यादा ये मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, यानी ये मेजर है. ये इसको अगर जलाएंगे तो सबसे ज्यादा ये मिलेगा, ये लोग माइनस. ऐसा उन्होंने आगे के कंपाउंड में कहा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. चलिए अब मैं इन ऑक्साइड्स की प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ. जैसे उन्होंने आगे दे रखा है एक रिएक्शन, ये ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है. ठीक है, देखिए these oxides easily hydrolyze with water. These oxides easily hydrolyze with water. These oxides easily hydrolyze with water to form hydroxides. To form hydroxides. These oxides easily react with water to form hydroxide. बेटा ये मान लो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है. ज्यादा बेटर है यहां से स्टार्ट करें, है ना. अब आप समझ गए मैंने क्या लिखा है बेटा. पहला क्या है सिंपल ऑक्साइड, दूसरा क्या है पेरोक्साइड, तीसरा क्या है सुपर. पहचानना तो आता है, जिसे नहीं आता एक बार सुन ले. यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन का +1 है, 2 का +2 हो गया. जैसे मेटल हटा तो ऑक्सीजन का -2 हो गया. यहाँ मेटल का +1 है, 2 का +2 हो गया. जैसे मेटल हटा तो ऑक्सीजन का -2 हो गया. यहाँ मेटल का +1 है, जैसे ये हटा तो इसमें -1 आया. यानी पहला वाला आयन O- है, इसे ऑक्साइड कहते हैं. O2 -2 यानी एक ऑक्सीजन पे -1 आ गया पर ऑक्साइड, और O2 -1 यानी एक ऑक्सीजन पे -1, दैट इज सुपर ऑक्साइड. तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, -1 है और -1/2 है. तो -2 वाला ऑक्साइड कहलाता है, -1 वाला पेरोक्साइड कहलाता है और -1/2 वाला सुपर ऑक्साइड कहलाता है. बोलो क्लियर है. अब ये पहचानने तो अब हम बात कर रहे हैं कि वाटर से रिएक्शन. बेटा वाटर से रिएक्शन में आपने पहला पॉइंट लिखा है वो सबके लिए कॉमन है. मतलब जैसे इसे वाटर में ऐड करेंगे तो वाटर आते ही ये अपने हाइड्रोक्साइड में जाएगा. और चाहे तो हाइड्रोक्साइड को आप आयनाइज करके लिख लें, जैसे एनसीईआरटी ने लिखा है कि M+ OH-. तो ये तो तीनों में होना ही होना है.
N पॉजिटिव OH नेगेटिव तो इकोनॉमी आना है। बट द डिफरेंस इज ये ध्यान से समझ लीजिए कि अगर परऑक्साइड है तो साथ में H2O2 भी बनता है। अगर परऑक्साइड है साथ में H2O2 बनता है, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो H2O2 के साथ O2 भी बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपको ये याद रखना है कि अगर परऑक्साइड है तो ये, और अगर सुपर ऑक्साइड है तो ये। और बाकी बैलेंसिंग ये मैंने लिख दी थी, एंड आई होप सो इट इज बैलेंस। ठीक है, आई होप सो इट इज बैलेंस। ठीक, मैंने लिख दी। तीसरी वाली रिएक्शन बहुत पूछी है टीचर्स ने, ये कंप्लीट द फॉलोइंग करके दे देते हैं कि ये सुपर ऑक्साइड है, जब पानी में घोलोगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आपको साफ पता लग ही रहा है कि ये पानी में घुलने के बाद H2O2 दे रहे हैं या ऑक्सीजन दे रहे हैं, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, ये H2O2 या O2 ऑक्सीडाइज। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, आप पहले भी पढ़ चुके हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, अभी रिवाइज किया था। बताइए ये फर्स्ट ग्रुप के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड कैसे होंगे, एसिडिक या बेसिक? तो अगर याद आ गया हो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे इसे पानी में डालेंगे NaOH को या Na2O को, पानी में जाते ही NaOH बनाएगा, और वो जो NaOH होगा बहुत ज्यादा OH होगा, मीडियम कैसा हो गया? बेसिक। जैसे कि लिख लीजिए जल्दी से, these oxide and hydroxides are, these कहने का मतलब ग्रुप 1 के, these oxide and hydroxides are strongly basic in nature. They are strongly basic in nature. Basic character increases down the group. Basic character increases down the group. ठीक है, मतलब लिथियम या सोडियम का हाइड्रोक्साइड कंपैरेटिव में कम बेसिक होंगे, और नीचे सीजियम वाला बहुत जल्दी आयनाइज हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, इंक्रीजेस डाउन द। ठीक, अगली हेडिंग देखते हैं, रिएक्टिविटी विद वाटर या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। रिएक्टिविटी विद वाटर क्लियर है सबको? ये है ग्रुप 1 का कोई भी मेटल, ये अगर पानी से रिएक्ट करे तो क्या होगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे कह रहे हैं कि अल्कली कंपाउंड। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। ठीक है, तो रिएक्टिविटी विद वाटर में क्या होगा? ऑल दीस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ऑल दीस रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड and evolves hydrogen. All these react with water to form hydroxide and evolve hydrogen. और अगर आपको याद आ ही गया है तो अच्छी बात है कि एल्कली मेटल एल्काइन से, वाटर से, अल्कोहल से, जहां भी एक्टिव हाइड्रोजन है उनसे रिएक्ट करके हाइड्रोजन इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल यानी लिथियम सोडियम, अगर आप अल्कोहल से रिएक्ट करोगे तो भी हाइड्रोजन निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्या कि हमने पढ़ा था लिथियम जो है वो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, लिथियम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हमने पढ़ा है। ठीक, तो इसका मतलब लिथियम को वाटर से सबसे ज्यादा तेजी से रिएक्शन करना चाहिए,
क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिएक्ट करने की पावर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक। लेकिन ये देखा गया है कि लिथियम की रिएक्टिविटी बाकी मेंबर से कम है, बाकी मेंबर ज्यादा तेज रिएक्ट करते हैं या उनकी रिएक्शन एक तरीके से एक्सप्लोसिव हाईली विग्रस नेचर की है। हाईली विग्रस क्लियर है, बहुत विग्रसली रिएक्ट करते हैं, जैसे पानी में डालते हैं तो पानी से तुरंत रिएक्ट करते हैं, कई बार एक्सप्लोसिव भी हो सकती है वो रिएक्शन, छोटा मोटा ब्लास्ट भी हो सकता है। लेकिन लिथियम में जो हमें लगता है कि इट शुड बी हाईली रिएक्टिव, इसकी रिएक्शन होनी चाहिए बहुत ज्यादा विग्रस, लेकिन नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है व्हाई, तो उसका एक सिंपल आंसर है, लिथियम हैज वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो यानी लिथियम को पानी में डालते हैं तो पानी इसके चारों ओर बहुत ज्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से हैवी हो जाता है, तो एयर तक पहुंच ही नहीं पाता। बाकी सोडियम पोटेशियम वाटर से लाइटर है, जैसे पानी में डालेंगे ये ऊपर भी आ जाएंगे, तो ये एयर से भी रिएक्ट कर रहे हैं, पानी से जो हाइड्रोजन निकल रही है वो भी निकल रही है, दैट मींस उनकी रिएक्शन बड़ी फास्ट हो जाती है। बट लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी रिएक्शन लेस विग्रस है। लिथियम पॉइंट करके, although lithium is the best reducing agent, although lithium is the best reducing agent, lithium एक best reducing agent है, although lithium is the best reducing agent, yet its reaction with water is less vigorous. Although lithium is the best reducing agent, yet its reaction with water is less vigorous. इसकी reaction water से कम vigorous है. Although lithium is the best reducing agent, yet its reaction with water is less vigorous, and it is due to its very high hydration enthalpy. It is due to its very high hydration enthalpy. It is due to its very high hydration enthalpy. बोलो बेटा, क्लियर है? डन, समझ में आ गया? ठीक, अगला रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, तो ये एल्कली मेटल है, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो ये कंपाउंड बनेगा। आई होप तो आपको याद आ गया हाइड्रोजन चैप्टर, और वहां हमने ये पढ़ा था ये कंपाउंड क्या कहलाते हैं, हाइड्राइड, या ये कंपाउंड जो बने हैं वो कहलाएंगे मेटेलिक हाइड्राइड, और मेटेलिक हाइड्राइड को हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होता है। और यानी अगर इसका आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया तो हाइड्रोजन विल obtained at एनोड, क्योंकि ये एनाइन है, एनोड पे तो मिलेगा। तो अब आपको क्या याद रखना है कि ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, क्योंकि मेटल का प्लस होगा इसका माइनस, और अगर इन हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन कहां मिलेगी, एनोड पे। कितनी पॉइंट लिखते हैं, देखिए पहला पॉइंट को, ठीक है, दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन, they react with hydrogen to form metallic hydrides. They react with hydrogen to form metallic hydrides. Metallic hydrides. इसमें भी NCERT में पॉइंट दिया है कि जब रिएक्ट करता है 1073 केल्विन पे, मतलब लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बाकी मेंबर करते हैं 673 केल्विन पे, मतलब नियरली 400 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब बाकी एल्कली मेटल जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं और लिथियम मुश्किल से करता है, ठीक है, ये कहा गया। फिलहाल वो इतना डीप जाना नहीं है, मैं याद नहीं करना, सिर्फ ये याद रखना है ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाता है। फिर लिखे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, इसी में द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटलिक हाइड्राइड इज -1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन मेटलिक हाइड्राइड इज -1, is -1, that is on electrolysis hydrogen is obtained at anode, that is on electrolysis hydrogen is obtained at anode। जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन एनोड पे मिलेगी, on electrolysis
फेनोल लिखते हैं। These hydrides are good reducing agent. ये हाइड्राइड दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। These hydrides are good reducing agent. बताओ बेटा लिथियम का हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या सीलियम का? These hydrides are good reducing agent. बोलो बेटा लिथियम का हाइड्राइड अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है सीलियम का? क्यों? अभी बताया ना स्मॉल एनाइन स्टेबलाइजर स्मॉल कैटाइन, तो हाइड्रोजन तो छोटा आयन है, तो लिथियम के साथ इसका बॉन्ड स्ट्रांग है, नीचे आएंगे बॉन्ड वीक होगा, इसलिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर नीचे जाते समय बढ़ेगा। जो हाइड्रोजन छोड़ेगा वही तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो जैसे से नीचे जाएंगे हाइड्रोजन जल्दी छूटेगी, रिएक्शन जल्दी होगी। ठीक है, देख लीजिए रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द रोड। लिथियम हाइड्राइड कब रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ेगा ना, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस down the group. Reducing character increases down the. बोलो बच्चों क्लियर है हाइड्राइड तक? नेक्स्ट अगला है बेटा, अगला हम पहले लिखेंगे रिएक्टिविटी विद लिक्विड अमोनिया। ये ज्यादा पूछा जाता है इसलिए पहले इसे लिखेंगे। रिएक्टिविटी विद लिक्विड अमोनिया ये ज्यादा पूछा जाता है इसलिए इसे पहले लिख रहे हैं। रिएक्टिविटी विद लिक्विड अमोनिया। देखो भैया क्या है, ये एल्कली मेटल्स हैं, स्पेशली सोडियम है, बाकी इनको जब अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो दो तरह के रिएक्शन है, एक है अमोनिया गैस से और एक है लिक्विड से। हमने लिक्विड लिखा है अभी, और अगर ये गैस होता तो ये बन जाता मेटल के साथ NH2 और हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती। अगर अमोनिया गैस होगा तो ये बनेगा और इसका नाम हो गया सोडियम अमाइड या अमाइड वर्ड आ जाता है, ये थोड़ा अमाइड ये सब बन जाता है। लेकिन अगर ये रिएक्शन हो रही है लिक्विड अमोनिया से, यहाँ अमोनिया के नीचे लिक्विड लिखता है, तब इस रिएक्शन में ये लिखा गया है, ये मेटल N है अगर मान लो तो NH3 X टाइम्स प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन NH3 Y टाइम्स माइनस चार्ज ऐसा कहा गया है। और ये कहा गया है X प्लस Y, ये क्या मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। क्या इन्होंने कहा है कि एक लिक्विड अमोनिया रखा है, प्रैक्टिकली सोचो एक बीकर में लिक्विड अमोनिया है लिक्विफाइड फॉर्म में, आपने उसमें सोडियम डाल दिया तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का सोल्यूशन बन गया। जैसे आप सोडियम डालोगे थोड़ी देर में वो जो लिक्विड अमोनिया है आपको पेल ब्लू या ब्लूइश कलर में दिखने लगेगी, यानी उस सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ब्लू। दूसरी बात, उस सोल्यूशन में जब देखा गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ गई, मतलब जब तक अमोनिया अकेले रखा हुआ था बैड कंडक्टर था, जैसे इसमें सोडियम डाला कुछ कंडक्टर बनने लगा, ब्लू कलर आ गया। और इस सोल्यूशन को अगर किसी एल्काइन के टच में ले आए तो एल्काइन एल्कीन में रिड्यूस हो रही थी, दैट मींस एक तो इस सोल्यूशन का कलर ब्लू हुआ, दूसरा ये कंडक्टिव हो गया, तीसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और इन तीनों चीजों के पीछे उन्होंने कारण देखा, क्या कारण, तो पता चला यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे ही ये मेटल अपने सॉल्यूशन में या अमोनिया में जाते हैं तो मेटल आयनाइज हो जाते हैं, और मेटल के चारों ओर, मेटल आयन के चारों ओर अमोनिया आ जाता है और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर भी अमोनिया। लेकिन ऑब्वियसली अमोनिया का नंबर तो अलग अलग ही आएगा, भाई मेटल का साइज बहुत बड़ा है, कुछ और अमोनिया जुड़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकले उनके चारों ओर भी अमोनिया, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है, ये नंबर अलग अलग हो सकता है। फिलहाल ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका नाम रख दिया है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, या इसको सिंपली कहते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। एक सॉल्वेंट है वो चारों ओर है इलेक्ट्रॉन के, इसलिए सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, या सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, ये कंडक्टिव है, ये पैरामैग्नेटिक है, और ये सॉल्यूशन गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है, अनपेयर्ड। बोलो क्लियर है? तो इनमें से कुछ भी पूछेंगे उसके पीछे आंसर ये होगा। डन। हेडिंग है रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, ऐसे लिखते हैं alkali metals dissolved in liquid ammonia, dissolved in
liquid ammonia giving deep blue solution, which are electrical, which are conductive, good reducing agent and paramagnetic, which are conducting, good reducing agent and paramagnetic, which are conducting, good reducing agent and paramagnetic. It is due to presence of ammoniated electron. ठीक है, it is due to presence of ammoniated electron. फिर अगर कोई पूछे कि ब्लू कलर क्यों आया तो वही वाली कहानी चेक करना। कौन सी? When white light is falling on the solution, the ammoniated electron absorb some of the photon and the complementary color is reflected, which is blue color. तो इसने जो कलर एब्जॉर्ब किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू था, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, डीप ब्लू कलर आ रहा है। यहाँ पे क्लियर है? ये वाली इक्वेशन लिख ली है, ये इक्वेशन जरूर लिखिएगा और इसके बाद नोट करके लिख दीजिए रिएक्शन विद अमोनिया गैस। रिएक्शन विद अमोनिया गैस। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी ने एक पॉइंट और दे रखा है जो आपको वैसे क्लियर ही है कि अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो क्या होगा। अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कलर ब्लू से ब्रॉन्ज चेंज होने लगेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे अनपेयर है, ये आपस में क्या होने लगेंगे? पेयर। तो if the solution is concentrated, if concentration of solution is increased, then color changes to bronze and it is due to diamagnetic. If concentration is increased, then color changes to bronze and it becomes diamagnetic. Okay, color changes to bronze and it becomes diamagnetic. Next, अगला reactivity towards halogen. Reactivity towards halogen. ठीक है, जैसे कॉमन सेंस या halogen से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हैलाइड। ये लिखी नहीं हमने वो इक्वेशन अमोनिया गैस वाली, लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। रिएक्शन विद अमोनिया गैस में, on reacting with ammonia gas, amides are obtained liberating hydrogen. On reacting with ammonia gas, amides are obtained liberating hydrogen. On reacting with ammonia gas, amides are obtained liberating hydrogen. Amides बनेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। Amides are obtained liberating hydrogen. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद हैलोजन। समझ लीजिए पहले रिएक्शन विद हैलोजन में क्या-क्या पॉइंट्स हैं। बेटा कभी भी एल्कली मेटल किसी भी हैलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हैलाइड बनाते हैं। ये जो कंपाउंड बनेंगे हैलाइड कहलाएंगे। और जैसे हमने ये लिथियम है, तो ये हैलाइड रहेगा व्हाटएवर द वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड हैलाइड है। पहला पॉइंट तो क्लियर है। ऑल द एल्कली मेटल रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म हैलाइड्स। पहले पॉइंट में कोई डाउट नहीं। अब ये पॉइंट आया है कि कौन सा हैलाइड कोवैलेंट है, कौन सा आयनिक है, कैसा है। ठीक है, लिखते जाइए साथ साथ। ऑल एल्कली मेटल रिएक्ट्स vigorously with halogen. All alkali metal reacts vigorously with halogen, forming halide. All alkali metal reacts vigorously with halogen, forming halide. Halide बना लेगा। ठीक है, डन।
अब बच्चों ये जो 3-4 पॉइंट है इसके सुन लीजिए कि कौन सा हैलाइड आयनिक ज्यादा है, कोवलेंट ज्यादा है, तो वो फजान रूल है। तो अगर हम फजान थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो रहेगा फजान रूल क्या था कि आयनिक कंपाउंड के अंदर भी कोवलेंट कैरेक्टर होता है, किसमें कम किसमें ज्यादा। तो उसने कहा था जो कैटाइन होती है उसकी होती है पोलराइजिंग पावर, कैटाइन की पोलराइजिंग पावर होती है और जितनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, बट पोलराइजिंग पावर जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटाइन होती है। तो पोलराइजिंग पावर जो कैटाइन छोटा होगा उसकी ज्यादा होगी, उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कहने का मतलब जहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और आगे के मेंबर अगर लिखते हैं तो पोलराइजिंग पावर लिथियम की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, पावर ज्यादा है, इसलिए लिथियम के कंपाउंड क्या होंगे? कोवलेंट होंगे। बाकी के कंपाउंड प्रीडोमिनेटली आयनिक होते हैं और लिथियम के कोवलेंट, क्योंकि इसकी पोलराइज करने की पावर ज्यादा है। दूसरा पॉइंट था पोलराइजेबिलिटी, जो एनाइन के लिए था, पोलराइजेबिलिटी। तो अगर आपको याद आ गया पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर एंड पोलराइजेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। इसलिए क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है तो आयोडीन का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो कैटाइन में लिथियम और एनाइन में आयोडीन, यानी कंपाउंड बन गया लिथियम आयोडाइड। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा कोवलेंट। बोलो क्लियर है? तो ये फजान रूल से एक्सप्लेन हो रहा है। तो आपने पहला पॉइंट क्या लिख रहा है कि ये सारे के सारे हैलोजन से क्या बनाते हैं? हैलाइड। फिर लिखें हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर, हैलाइड्स ऑफ लिथियम आर प्रीडोमिनेटली कोवलेंट, halides of lithium are predominantly covalent. lithium के halide जो है वो covalent है, halides of lithium are predominantly covalent while others are ionic. halides of lithium are predominantly covalent while others are ionic. Beta clear है क्यों? While others are ionic. It is due to high polarizing power of lithium ion. It is due to high polarizing power of lithium ion. It is due to high polarizing power of lithium ion. ठीक है, high polarizing power of lithium ion. फिर लिख लीजिए lithium iodide is most covalent. ठीक है, lithium iodide is most covalent. That will be Fazan rule. lithium iodide most covalent Fazan rule. ठीक है, बोलो क्लियर है? डन। तो ये फजान रूल मैंने मिटाया नहीं है, आपको ध्यान आ गया तो अच्छा है, नहीं है ध्यान तो लिखना चाहे लिख लीजिए व्हाटएवर। ठीक है, अब अगर मैं ये कहूँ बताओ बेटा फर्स्ट के ग्रुप के हैलाइड किस में सॉल्युबल होने चाहिए, पानी में या ऑर्गेनिक चीजों में? तो आपका आंसर होगा लाइट डिसॉल्व लाइट। फर्स्ट के ग्रुप के कंपाउंड आयनिक होते हैं और आयनिक होने के लिए वाटर होते हैं। वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर ग्रुप 1 हैलाइड। लेकिन लिथियम के हैलाइड किसमें खुलेंगे? ऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि वो कोवलेंट नेचर के हैं, तो लाइट डिसॉल्व लाइट में वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा घुलते हैं। क्लियर? याद आ गया? लिख लीजिए these halides are more soluble in these halides are highly soluble these halides are highly soluble in water, highly soluble in water except halides of lithium, halides of lithium which are soluble in organic solvents, soluble in organic solvents. Organic solvents.
ठीक है। अब बेटा इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, एक ये सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन। बेटा कोई भी चीज पानी में कब सॉल्युबल होगी, कैसे होगी? तो जो आयनिक कंपाउंड है उनमें आपको ये आयन अट्रैक्शन का नाम रखना है लैटिस एनर्जी, और पानी इसे तोड़ने के लिए एनर्जी लगा रहा है, वो नाम क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। पानी एक एनर्जी लगाएगा, जो पानी इनके चारों ओर आएगा तो हीट निकलेगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो एक कॉमन सेंस है, अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो वो चीज बहुत टाइट की जुड़ी हुई है, पानी एनर्जी नहीं दे पा रहा, तो वो चीज नहीं खुलेगी। ठीक है, इससे उल्टा भी बोलना है, ध्यान से सुनना। अगर हाइड्रेशन एनर्जी बहुत कम है तो भी नहीं खुलेगी। बात तो दोनों एक ही है ना, लैक्टेज ज्यादा है भी नहीं खुलेगा, हाइड्रेशन कम है तो भी नहीं खुलेगा। बस कॉमन सेंस लगा के आंसर करना है। ध्यान से देखो क्या कह रहा हूं। देखिए ये कहा गया कि लिथियम क्लोराइड पानी में कम घुलता है, पानी में घुलता है लेकिन कम घुलता है, तो ये मत कहना कोवलेंट है। तो आप कहेंगे लिथियम भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यानी इसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं घुलता। ठीक। दूसरा कहा गया सीजियम आयोडाइड भी पानी में बहुत कम घुलता है, तो सीजियम भी बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है, दोनों दूर दूर हो गए, तो यहाँ लैटिस एनर्जी तो ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि आयन बड़े बड़े दूर है, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा नहीं है, फिर भी पानी में कम घुलता है। क्यों? तो हम कहेंगे ये बात सही है, इसकी लैटिस एनर्जी कम है, बट इसका साइज इतना बड़ा है कि हाइड्रेशन और भी कम है, इसलिए नहीं घुलता। तो दोनों का रीजन में लिखना यही है कि लैटिस ज्यादा है और हाइड्रेशन कम है, बट यहाँ डोमिनेंट किसे कहना है? लैटिस को, किसकी लैटिस बहुत ज्यादा है, और यहाँ डोमिनेंट किसे कहना है? हाइड्रेशन, क्योंकि हाइड्रेशन बहुत कम। बोलो क्लियर है? देखो जल्दी से lithium chloride is less soluble in water due to its very high hydration energy. Cesium iodide is less soluble in water due to its low hydration. Sorry, lithium chloride में कहना था high lattice और cesium iodide में कहना था low hydration energy. फुल क्लियर है? देन अगला लेते हैं, अगला लेते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट्स। ठीक है बेटा, ये है फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट NaNO3। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये टूटेगा NaNO2 और O2 में, यानी फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट काहे में टूटते हैं? बेटा ये कंपाउंड है नाइट्रेट, ये काहे में टूटते हैं? नाइट्राइट में टूटते हैं। ठीक है, काहे में टूटते हैं फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट? नाइट्राइट। जबकि लिथियम का नाइट्रेट इस ग्रुप में मैच ही नहीं करता। लिथियम का नाइट्रेट टूटता है लिथियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, यानी लिथियम का नाइट्रेट जब टूटेगा तो क्या बना देगा? ऑक्साइड। जबकि बाकी फर्स्ट ग्रुप के नाइट्रेट ऐसे नहीं टूटते। बोलो क्लियर है? ये बेटा नाइट्रेट का जनरल रूल होता है। जैसे आप कैल्शियम का नाइट्रेट ले लो, लेड का नाइट्रेट ले लो, तो लेड के नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो लेड का ऑक्साइड बनेगा, ब्राउन कलर NO2 गैस निकलेगी और तो लिथियम उस जनरल रूल से टूटता है जिसमें पूरी पीरियोडिक टेबल चलती है, लेकिन फर्स्ट का अपना अलग रूल था। तो एक्शन ऑफ हीट ऑन नाइट्रेट में हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें ये एक हेडिंग पढ़ने की, लिथियम की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती इस ग्रुप में, तो हम ये दिखा रहे हैं कि लिथियम का नाइट्रेट इसमें टूटता है
और बाकी के नाइट्रेट इसमें डूबते हैं। तो लिखें alkali metal nitrate on heating, alkali metal nitrate on heating decomposes into metal nitride. Alkali metal nitrate on heating decomposes into metal nitride, while lithium nitrate forms lithium oxide, and brown color NO2 gas. While lithium nitrate decomposes into lithium oxide and brown color NO2 gas. लिख लिया है बेटा, ब्राउन कलर NO2 बेटा दो लिख लिया। अब बच्चों ये जरा ध्यान रखना, ये ग्रुप 2 भी साथ में चल रहा है। कैल्शियम नाइट्रेट हीट करेंगे क्या बनेगा? लिथियम जो भी काम कर रहा है वो ग्रुप 2 जैसा कर रहा है। तो कैल्शियम नाइट्रेट हीट करोगे, कैल्शियम का ऑक्साइड NO2 और समझ में आया? नेक्स्ट अगली हेडिंग लिखिए, एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के मेटल कार्बोनेट का जनरल फॉर्मूला है N2CO3 और ये हीट करने में नहीं डूबते। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप के कार्बोनेट्स हीट करने में नहीं डूबते, लेकिन लिथियम कार्बोनेट जो है ये जब हीट करते हैं तो ये लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, थोड़ा बहुत सोडियम भी टूट जाता है। ठीक है, एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट्स लिखें, कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 1 elements are stable to heat. Carbonates of group 1 are stable to heat. ये स्टेबल होते हैं वैसे, are stable to heat, except lithium carbonate. It decomposes into its oxide and carbon dioxide gas, into its oxide and CO2. ठीक है, देख लिया? बताओ वैसे सोडियम कार्बोनेट थोड़ा बहुत टूटता है, लिथियम सोडियम। बताओ कार्बोनेट की स्टेबिलिटी ज्यादा समय बढ़ रही है कम हो रही है? ऑब्वियसली लिथियम सोडियम टूट गए, नीचे नहीं टूट रहा है तो बढ़ रही है। लिखिए इक्वेशन। अब बेटा फिर से देखिए, हमने ये क्यों कहा कि लिथियम कार्बोनेट टूट जाता है, सोडियम या नीचे वाले नहीं टूटते? कोई बच्चा बताएगा? मैंने कहा ना एक पॉइंट बार बार यूज कर रहे हैं आज, क्या कार्बोनेट क्या बिगर एनालाइन, बिगर के साथ स्टेबल है। ठीक है, इसलिए लिथियम का अनस्टेबल है, लेकिन ऑक्साइड क्या है, स्मॉलर एनालाइन है, स्मॉलर के साथ स्टेबल है। ठीक है, लिखें द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। The stability of carbonate increases down the group. The stability of carbonate increases down the group. Okay. अब अगली हेडिंग हमारी है anomalous behavior of lithium. Okay. तो इसमें ना बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला anomalous behavior of lithium, पहला बताओ बेटा, पहला
लिखिए बेटा। तो भैया इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, लिथियम एनोमलस बिहेवियर शो ही क्यों करता है? लिथियम की क्या अंदर से अपने ग्रुप, ठीक है। तो आपको रीजन मालूम है ना, व्हाई लिथियम शोज एनोमलस बिहेवियर। पहला रीजन भैया इसका वेरी स्मॉल साइज है, मतलब इस बेचारे के पास 1s2 2s1 है, 2 में p होता है, p तो होता ही नहीं है, वेरी स्मॉल साइज। दूसरा, आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी वेरी हाई, ठीक है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, साइज बहुत छोटा है, और क्या है, मेन तो ये दो हो गए। वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, और इसलिए लिथियम इस ग्रुप में मैच नहीं करता, ठीक है। हाँ, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए लिथियम इस ग्रुप में मैच नहीं करता। तो फिर अभी आया किससे मैच करता है, तो लिथियम मैग्नीशियम से मैच करता है, और इस रिलेशन का नाम था पीरियोडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। क्यों मैच करता है, क्योंकि लिथियम का चार्ज अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ये वाली चीज कहलाती है पोलराइजिंग पावर, या इसे आयनिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो लिथियम की पोलराइजिंग पावर या आयनिक पोटेंशियल मैग्नीशियम के बराबर है। तो लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम। तो लिथियम फर्स्ट ग्रुप से कम मैच करता है, ग्रुप सेकंड से ज्यादा मैच करता है। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन पूरा क्लियर है। लिखते चलते हैं, पहला लिख लीजिए तो आप बोलते जाएंगे। लिखिए पहला, why lithium shows, या सॉरी आपने हेडिंग लिखी है ना, anomalous behavior of lithium, ठीक है। lithium shows anomalous behavior due to following reasons, और लिखते जाइए। lithium shows anomalous behavior due to following reasons। पहला, it has exceptionally small size, very high ionization energy, exceptionally small size, very high ionization energy, very high polarizing power, exceptionally small size, very high ionization energy, very high polarizing power, and very high hydration energy, very high hydration energy, ठीक है, very high hydration energy। क्लियर है। अब बेटा दो क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी इन विच लिथियम shows abnormal, properties in which lithium shows differences with alkali metals, ठीक है, डिफरेंसेस कह दो, abnormal behavior from alkali metals। हाँ भैया, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 5-7 तो याद हो गई। जैसे पहली, बाकी सबको स्टोर कर रहे हैं केरोसिन में, लिथियम को स्टोर कर रहे हैं पैराफिन वैक्स। एक अंतर, लिथियम के कंपाउंड जनरली कोवेलेंट, बाकी सबके कंपाउंड आयन। लिथियम के कार्बोनेट को हीट करेंगे टूट जाएगा, बाकी के कार्बोनेट नहीं टूटेंगे। लिथियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे ऑक्साइड बनाएगा, बाकी के नाइट्रेट हीटेंगे तो नाइट्राइट बनाएंगे। लिथियम के कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं, बाकी के नहीं। लिथियम के कंपाउंड हाइड्रेटेड होते हैं LiCl.2 वाटर, बाकी के हाइड्रेटेड नहीं। लिथियम एयर में सिर्फ ऑक्साइड बनाता, बाकी पर और सुपर बनाते हैं। ये एयर में नाइट्राइड बनाता, बाकी बनाते। इतने तो क्लियर, लिख लेंगे, इतने लिख लेंगे, लिखो जल्दी से, इतने लिखो। हाँ, हेडिंग लिख कर ली, हेडिंग अभी बोली तो प्रॉपर्टीज abnormal behavior from other members, ठीक है।
बताते हैं, वैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस रिपीट करनी है। बेटा आधा पे छोड़ दो, अगले प्रॉपर्टी वो तो रिपीट करनी। समझ में आ गया ना क्या क्या लिखना है? कि लिथियम एयर में ऑक्साइड बना रहा है, बाकी पर सुपर बना रहे हैं। लिथियम एयर में नाइट्राइड बना रहा है, बाकी नहीं। लिथियम को केरोसिन में नहीं स्टोर कर रहे हैं, पैराफिन में, बाकी सबको केरोसिन के। ठीक है, लिथियम के कार्बोनेट टूट जा रहे हैं, बाकी के नहीं टूट रहे। लिथियम के नाइट्रेट टूट रहे हैं तो ऑक्साइड में, बाकी के नाइट्राइड। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। लिथियम के हैलाइड कोवलेंट है, बाकी के आयनिक। लिथियम के हैलाइड हाइड्रेटेड है, बाकी के नॉन हाइड्रेटेड है। लिथियम के हैलाइड ऑर्गेनिक होते हैं, बाकी के नॉन। क्या व्हाट डन? अगली हेडिंग लिखो, प्रॉपर्टीज इन विच लिथियम रिजेंबल्स मैग्नीशियम। properties in which lithium resembles magnesium. That is, ये ऐसा resemble करके हुआ है, दो लिखना चाहिए। It is called, yeah, it is due to diagonal relationship. It is due to diagonal relationship, that is the polarizing power, the charge radius ratio, polarizing power, the charge radius ratio of lithium and charge radius ratio of lithium and magnesium are similar. Polarizing power या charge to radius ratio of lithium and magnesium are similar. Charge to radius ratio Q upon R ratio of lithium and magnesium are similar. बोलो भैया, इसके सारे पॉइंट लिख लेंगे। जैसे लिथियम का कार्बोनेट टूटता है, CO2 गैस निकलती है। मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी टूटेगा, CO2। लिथियम का हैलाइड कोवलेंट का मैग्नीशियम का कोवलेंट है प्रीडोमिनेंटली। लिथियम का हैलाइड हाइड्रेटेड है, मैग्नीशियम का भी। लिथियम का कार्बोनेट टूटता है या नाइट्रेट जैसे टूटता है, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको रखिए, आधा आधा छोड़ दो और बाकी पूरी सेल ज्यादा भी लीजिएगा चाहे तो। अब हेडिंग है, हमारे कोर्स में फर्स्ट ग्रुप में 3 कंपाउंड दे रखे हैं, एक NaOH, एक NaCl और एक Na2CO3। ठीक है, 3 या 4 कंपाउंड दे रखे हैं, छोटे छोटे दे रखे हैं, लेकिन काम का एक ही है, Na2CO3 डॉट 10H2O। तो ये कहलाता है वॉशिंग सोडा। हेडिंग लिखें, वॉशिंग सोडा। हेडिंग है कंपाउंड, कंपाउंड में पहला है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 dot 10H2O, Na2CO3 dot 10H2O, वॉशिंग सोडा। क्या हो गया? वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन बहुत पूछी जाती है, बाकी इसमें कोई केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी नहीं है जो आपसे पूछे। 4 कंपाउंड है, Na2CO3, दूसरा NaCl। NaCl तो कुछ भी नहीं पढ़ना। NaOH है तीसरा, उसमें भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। बस उसमें एक बात दे रखी है कि वो केक वेक में डाल सकते हैं, जिससे फ्लफीनेस आती है केक की, दैट इज बेकिंग सोडा। बस इतना है। चलिए, सोडियम कार्बोनेट बनेगा कैसे, इसकी प्रिपरेशन कोर्स में है। इसके बनाने की एक प्रोसेस है जिसे सॉल्वेट प्रोसेस कहते हैं, या इसका एक और नाम है सोडा अमोनिया प्रोसेस। सॉल्वेट प्रोसेस और सोडा अमोनिया प्रोसेस। ठीक है, it is prepared by, बहुत सस्ता प्रोसेस है, it is prepared by solvent process और सोडा अमोनिया प्रोसेस। कोई कैटलिस्ट नहीं, कुछ नहीं है। इस प्रोसेस के जो रॉ मटेरियल है,
कि हमें बनाने के लिए चाहिए क्या क्या होता है। हमें इस प्रोसेस को बनाने के लिए चाहिए होता है थोड़ा नमक, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया का कोई कंपाउंड जैसे अमोनियम क्लोराइड। बहुत सस्ती चीजें से ये प्रोसेस है, इसीलिए से सस्ता प्रोसेस कहते हैं। पहले करते क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया, पहले वाटर में डाल देते हैं अमोनिया, ठीक है। तो वाटर में मौजूद है अमोनिया और उस वाटर में ये CO3 को थोड़ा से क्या मिल गया, CO2 गैस, और ये रिएक्शन, और इससे बना आपका अमोनियम कार्बोनेट NH4 होल ट्वाइस CO3। तो सबसे पहले ये कंपाउंड पानी में बनेगा, या ये कहें कि NH4OH वाला वाटर था, अमोनिया था, उसमें CO2 पास की, तो ये कंपाउंड पहले बना। ये कंपाउंड बनने के बाद एक्सेस ऑफ CO2 पास करते रहे NH4 होल ट्वाइस CO3 में, एक्सेस ऑफ CO2 पास करते रहे, तो ये बन जाता है NH4HCO3, दैट इज अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, इसमें फिर पास कर दिया या ऐड कर दिया नमक, नमक डालते ही ये बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और अलग हो जाता है जो भी बचा था NH4Cl, ये अलग हो जाता है। ये प्रिपरेशन हो गई। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जैसे सॉलिड होता है, एक्सट्रैक्ट अलग किया, इसे हीट किया, तो ये बाइकार्बोनेट CO2 और वाटर में चला, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्शन आपको याद करनी है, 4 रिएक्शन याद डन। लिखे बेटा, the raw material are NaCl, CaCO3 and NH4OH. The raw material are NaCl, CaCO3 and NH4OH. No catalyst is used, कोई catalyst नहीं लेते हैं, no catalyst is used. First, CO2 is passed. CO2 is passed through, yeah, CO2 is passed through a concentrated solution of sodium chloride. Concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia. Saturated with ammonia. First, CO2 is passed through concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, comma, saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium bicarbonate is formed. Ammonium carbonate followed by ammonium bicarbonate is formed. Followed by ammonium bicarbonate is formed, which then converted into sodium bicarbonate, which then converted into sodium bicarbonate. बेटा ये सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, which then converted into sodium bicarbonate, ठीक है। ये वाला लाइन याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद वाली, it has very low solubility, it has very low solubility, therefore precipitate out, it has very low solubility, therefore precipitate out, इसकी solubility कम है और इसलिए precipitate हो जाता है, it has very low solubility, therefore precipitate out। पहले ये तीन इक्वेशन लिखो, ammonia plus water plus CO2 giving you NH4 whole twice CO3, thus ये twice कर लो बैलेंस है, twice ammonia plus water plus CO2 giving you ammonium carbonate। दूसरी वाली रिएक्शन में यहाँ twice करके बैलेंस हो जाएगी, अमोनियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 gives you twice अमोनियम बाइकार्बोनेट, और तीसरी वाली रिएक्शन बैलेंस है।
डालो बेटा। इसके लिखने के बाद ये क्वेश्चन लिखने पहले एक लाइन लिखनी है क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग, अमोनियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स, सॉरी अमोनियम भूल गया मतलब, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग फॉर्म सोडियम कार्बोनेट। ठीक, और इस रिएक्शन में जो NH4Cl बनी है, क्योंकि आपको याद होगा कि आपने CaCO3 इनिशियल लिया था, और वो जो CaCO3 टूटा जिससे आपको CO2 गैस मिली थी, वो CaCO3 इसमें टूट चुका है, तो आपने CaCO3 लिया था ना, वो CaCO3 ऐसे CaOH प्लस CO2 और वाटर में था, यहाँ से आपने CO2 ली, तो ये अभी बचा हुआ है, ये इनसे रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा दोस्तों, CaCl2 और NH4 हो गया एक तरीके से, ये दोबारा यूज हो जाएगी और ये इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक है। Ammonia is recovered, ammonia is recovered and CaCl2 is the byproduct. बोलो क्या इस मेथड से पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं या K2CO3 या KHCO3 बन सकता है, तो आंसर है नो। क्यों, हमने एक लाइन लिखी है कि इस मेथड से इसकी लेस सॉल्युबिलिटी होने की वजह से प्रेसिपिटेट होता है, जबकि KHCO3 हाईली सॉल्युबल है, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता, जब वो प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा तो हीट करके ये नहीं बनेगा, तो लिख लेंगे पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, potassium bicarbonate is highly soluble, highly soluble, highly soluble, hence it cannot be precipitated out or prepared by this method. It cannot be precipitated out or prepared by this method. Okay, done. अगला लिखिए जल्दी से, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसका नाम है बेकिंग सोडा। आई होप तो आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं पढ़ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो वही थी, बोलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो वही गई ना, सॉल्वेंट प्रोसेस से ही होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब खाली इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है, लिख लीजिए प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेंट प्रोसेस, सॉल्वेंट प्रोसेस, it decomposes on heating, it decomposes on heating to generate bubbles of CO2, it decomposes on heating to generate bubbles of CO2, leaving holes in cakes or leaving holes in cakes or pastries and making them, leaving holes in cakes or pastries, making them light and fluffy, leaving holes in cakes and pastries, leaving them, and making them light and fluffy. Okay. It is also a mild antiseptic
It is also a mild antiseptic for skin infections and used as fire extinguisher. Mild antiseptic for skin infection and used as fire extinguisher and used as fire extinguisher. हाँ ठीक है, यूज है फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाले जो चीजें हैं ना, उनमें यूज किया था, मिलाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में कई कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट जो होता है, ठीक है। हाँ डन। अब ये NaCl है, उसको मैं पढ़ के देख लीजिए, कुछ भी नहीं है NaCl में, कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता। और एक बचता है NaOH, उसकी खाली प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NaOH की प्रिपरेशन में इन्होंने सेल दे रखा है, 2-3 सेल होते हैं, कास्नर कैलेंडर सेल है, ठीक है। कास्नर कैलेंडर सेल इन्होंने दिया है, और पहले पुरानी बुक्स में नेल्सन सेल भी था, अब ये दे रखा है कास्नर कैलेंडर सेल। उसमें क्या कहा गया है, NaOH कैसे बनाना है कि आपने NaCl के सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। NaCl का एक्वा सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो ये जब टूटेगा, ये Na आयन में टूटेगा, Cl आयन में वाटर नहीं है वहां, वो भी टूट रहा है, H आयन और OH आयन। और आपने जो कैथोड ली है, वो कैथोड लेनी है मरकरी की। कैथोड गाय की लेते हैं मरकरी। जब मरकरी की कैथोड होती है तो सोडियम आयन पे जल्दी जाके डिपॉजिट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, मरकरी से जुड़ता है, NaHg बना लेता है, तो सोडियम अमलगम बना लेता है। और एनोड पे पहले की तरह कॉमन सेंस Cl आयन जाता है ओवर पोटेंशियल लगाने के बाद, फिलहाल Cl बन के Cl2 बन जाएगा, दो Cl जुड़ेंगे तो ये Cl2 बन जाएगा, ठीक है। तो एनोड पे क्लोरीन मिलता है और कैथोड पे क्या मिलता है, NaH। ये NaH से बन जाएगा तो इसे वाटर से रिएक्ट कर देंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये NaOH बनेगा, मरकरी डन। लिख लीजिए हेडिंग NaOH या caustic soda, Caustic, NaOH या caustic soda, prepared caustic soda prepared by electrolysis of sodium chloride prepared by electrolysis of sodium chloride using mercury cathode, okay। ब्रैकेट में लिखिए कास्टनर कैलेनर सेल। मरकरी कैथोड है, नोट तो कार्बन का होता है, कास्टनर कैलेनर सेल। रिएक्शन कास्टनर कैलेनर सेल। अब बच्चों आपके पास अगर एनसीईआरटी हो देख लीजिए, ग्रुप 1 पूरा खत्म हो चुका है और ग्रुप 2 में सारी चीजें रिपीट हैं। जस्ट एक लास्ट पेज, इसमें ये दे रखा है कि कंपाउंड ग्रुप 2 के कौन से हैं, वो अलग है। बाकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी और जनरल केमिकल प्रॉपर्टी तो ग्रुप 1 जैसी ही है, बस कंपेयर करना है। भाई वहां वैलेंसी 1 थी, 2 लिखोगे, वहां आयनाइजेशन एनर्जी 2 थी, इसको कहेंगे थोड़ी सी उससे ज्यादा है, वहां साइज बड़ा था तो हम ग्रुप 2 में कहेंगे उससे थोड़ा छोटा है, प्लेन टेस्ट सब हो चुका है। तो आप ग्रुप 2 को आज पढ़ लीजिए अपने आप, और आप कहेंगे कि मैं कल इस ग्रुप 2 को लिखा दूंगा, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आपके पूरे फिनिश, यानी पूरा एस ब्लॉक फिनिश, ठीक है। चलिए ठीक है, क्योंकि इनका पेपर है तो इनकी भी हम मान लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लिए आप लोगों ने, टाइम टेबल ठीक है। चलिए आज इतना ही रख रहे हैं।